पिछले वीडियो में मैंने मेल और फीमेल ऑर्गन, फ्लावर के जो नर और मादा अंग हैं उनके बारे में समझाया था। आज मैं आपको बीजांड की जो संरचना है यानी कि ओव्यूल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसा है कि ओव्यूल में जो आपके सबसे पहले तो डेवलपमेंट यानी कि विकास की अगर हम बात करें तो आप ये समझ लो कि ओव्यूल का जो बिगिनिंग डेवलपमेंट है तो उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में इसको बोलते हैं निभाग। ठीक है, निभाग ये जो है वो मृदुतक ऊतक का बना होता है। पैरेन्काइमा जो टिश्यू हैं उससे इनका निर्माण होता है। और ये जो पैरेन्काइमा, ठीक है, रीजन है या क्षेत्र है, इसमें कुछ कोशिकाएं मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पेसिफिक सेल में जिनको आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। और फिर यही आर्ची स्पोरियल सेल, ठीक है, आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल इसका निर्माण करती है। जैसे आपने पॉलन ग्रेन में देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो सेम कंडीशन अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में भी जो न्यूक्लियस वाला भाग है ये पैरेन्काइमेटस यानी ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है और इनमें से कुछ कोशिकाएं मॉडिफाइड होकर मेगा स्पोर मदर सेल को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी कि मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन से फिर आपका बनता है क्या, मेगा स्पोर। इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ बीजाणु। समझ गए? तो यहां पर जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसका नंबर 2n होता है और मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, n। समझ गए? अब जो मेगा स्पोर है इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है और तीन बार डिवीजन करता है। फर्स्ट डिवीजन में 1 से 2, दूसरे डिवीजन में 2 से 4, ठीक, और तीसरे डिवीजन में 4 से 8 संतति केंद्रक बनते हैं। अब इन 8 संतति केंद्रक में, ठीक, 7 डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, जैसे ये मेगा स्पोर है, ये आपका मेगा स्पोर हो गया। पहले डिवीजन में 1 से बने कितने, 2, दूसरे डिवीजन में कितने बने, 2 से 4, और चौथे डिवीजन में कितने बने, 4 से 8। तो यहां पर 2 बने, यहां 4 और यहां 8। समझ गए? अब ये जो 8 केंद्रक बने जिसको हम लोग बोलते थे डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, इनमें से एक अपर साइड पर और एक लोअर साइड पर ये तो माइग्रेट करके आ जाते हैं बिल्कुल बीच में ऐसे। अब ऊपर के जो 3 बचे ये 3 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नीचे के जो 3 बचे ये 3 सेल में कन्वर्ट हो गए। समझ गए? तो 1 2 3 4 5 6 ये तो 6 हो गई सेल, और बीच के जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में इन फ्यूचर यानी कि निषेचन से पहले कंबाइन होकर
द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें आप ये समझ लो कि ये जो डिवीजन है या ये जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। समझ गए बात समझ में आई? तो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट पहले बताया कि जो ओव्यूल है उसकी फॉर्मेशन में किस प्रकार से सेल्स, जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। अब इसमें जो फीमेल गैमीट की बात करें तो उसमें फीमेल गैमीट जो है वो आपका कहलाता है एग सेल, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, इसकी दो कोशिकाएं सहायक होती हैं जो आपकी कहलाती है सिनर्जिड सेल। ऊपर की तरफ ये जो सेल होती हैं इनको पोलर, एंटीपोडल सेल कहते हैं, और बीच के ये जो दो हैं ये आपके होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो एक अंड कोशिका हो गई, दो सहायक कोशिकाएं हो गई, तीन ध्रुवीय कोशिकाएं हो गई और दो हो गए आपके ध्रुवीय केंद्रक। ये जो ध्रुवीय केंद्रक हैं यही आगे चलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो चीज है वो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वहां पर ये होती है, निषेचन से पहले। ठीक है बात समझ में आई? तो थोड़ा सा ओव्यूल स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ये इसलिए बता दिया कि जो आपका ओव्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें सेल्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है उसको भी आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब देखो जब ये सारी सेल्स कंप्लीट हो गई तब हम इसको मेगा स्पोर नहीं बोलेंगे बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक हिंदी में इसी को बोलते हैं भ्रूण कोष। आया समझ में? अब ये जितनी भी जो भी चीजें हैं वो इनसाइड हो रही हैं किसके, न्यूक्लियस के। तो ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष है उसका डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बात समझ में? अब हम इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिक शो करें यानी कि बीजांड की संरचना को समझें तो कैसे उसको शो करेंगे इसको आप समझ लीजिए। देखिए मैं आपको डायग्राम भी बनाना सिखा दे रहा हूं कि कैसे आप इसको बनाएंगे। देखो सबसे पहले आपका मिड रीजन सबसे बीच में, ये आपका हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, अभी जो मैंने आपको बताया। अब इसमें डिवीजन कैसे होगा, देखो दो तो इसमें हो जाएंगी सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं, एक क्या होगी एग सेल, ऊपर की तरफ तीन हो जाएंगी एंटीपोडल और बीच में आपके क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे आपके पोलर न्यूक्लियाई। बोलो बात समझ में आ रही है? ये आपका सबसे मिड पार्ट होगा, ओव्यूल का सबसे मध्य का भाग। ठीक है बात समझ में आई? अब देखो जो एम्ब्रियो सैक है वो आपका किसमें होगा, न्यूक्लियस में। देखो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है बात समझ में आई? अब देखो एम्ब्रियो सैक जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए इसके चारों ओर दो परतों का एक आवरण होता है
जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट या फिर बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, कैसे शो करेंगे उसको, देखो यहां पर 1 2 1 2 ये पोर्शन होगा। ठीक है, बात समझ? क्लियर? तो यहां पर सबसे मध्य में एम्ब्रियो सैक होगा। एम्ब्रियो सैक इसमें होगा न्यूक्लियस में, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो परतों के बने क्या होंगे, अध्यावरण या फिर इंटेगुमेंट। ठीक है, बात सुने? अब देखो यहां पर हम इसको अप साइड से ऐसे, ये कंडीशन हो जाएगी। ये जो भाग आप देख रहे हो, ये भाग इसका जो है ये बीजांड ग्रंथ कहलाता है, बीजांड ग्रंथ। और ये जो बीजांड ग्रंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनिकिल। और ये थैलेमस जो पुष्प का आधारीय भाग होता है, पुष्पासन, उससे ये अटैच होता है। और फंक्शन आपको समझ में आ ही रहा होगा, जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं वो इसी फनिकिल के द्वारा ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, और कंडक्टिव टिश्यू में आप लोग जानते होंगे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका होता है जाइलम और एक होता है क्या, फ्लोएम। तो अगर हम एक डायग्रामेटिक, एक आरेखीय रूप से देखें तो ये आपका बीजांड का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको फेयर कर देता हूं। देखो सबसे पहले आपका ये बीच का भाग हो गया। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियो सैक। ठीक, हिंदी में क्या हो जाएगा, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश में ऊपर की तरफ ये तीन हो जाएंगी एंटीपोडल सेल्स, इनको बोलेंगे ध्रुवीय कोशिकाएं। नीचे की तरफ एक होगी आपकी एग सेल। ठीक है, एक आपकी हो जाएगी एग सेल, और दो हो जाएंगी आपकी सिनर्जिक सेल। एग सेल को हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका, और सिनर्जिट को बोलते हैं सहायक कोशिका। समझ गए? हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उसको ऐसे समझ सकते हैं। एग सेल और सिनर्जिट सेल अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो इनको हम कंबाइन करके क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। ये जो है कंबाइनली कहलाता है एग एपरेटस। तो ये तो तुम्हारा हो गया बीच का भाग, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। ठीक है, उसमें सेल्स का डिवीजन हो गया। फिर देखो इसमें ये जो बाहर का भाग है, ये वाला पूरा भाग, अब यहां पर मैंने डॉट कर दिया है। आप यहां पर सेल भी बना सकते हैं, कोशिकाएं भी बना सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट्स के रूप में दिखा दे रहा हूं। देखो ऐसे करके आप इसमें सेल्स भी बना सकते हैं, ऐसे करके। तो चाहे तो आप इसमें इस तरह से सेल्स बना दीजिए, और अगर आप सेल्स ना बनाना चाहें तो
तो इसको हल्की पेंसिल से आप शेड भी कर सकते हैं और या फिर डॉटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है आपका ये, ठीक है, क्या कहलाएगा? न्यूसिलस। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूसिलस। न्यूसिलस, ठीक है, बात समझ आई? अब देखो ये जो न्यूसिलस है इसको सुरक्षा देने के लिए दोनों साइड पर दो जोड़ी क्या होते हैं? इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अध्यावरण। देखो 1 2 ये आपके हो जाएंगे इंटेगुमेंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अध्यावरण। ठीक है, बात समझ आई? अब एक चीज आप लोग समझो कि ये जो इंटेगुमेंट होते हैं ये न्यूसिलस को कवर तो चारों तरफ से करते हैं देखो, लेकिन एक प्लेस पर ये इमैच्योर होते हैं, यानी कि डेवलप नहीं होते हैं, तो फुल्ली कवर नहीं करते हैं, बल्कि एक कोर के रूप में एक पैसेज यहाँ पर बच जाता है। तो एक्चुअली में ये जो पैसेज है इसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और यहां पर जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, जो माइक्रोपाइल है इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बीजांड द्वार। जो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का मैंने पॉइंट आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलन ट्यूब निकलती है। तो अब आप यहाँ पर समझ लो कि वो जो पॉलन ट्यूब ठीक स्टाइल से होकर अंदर आती है वो इसी माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार से ओव्यूल में क्या करेगी? एंटर करेगी। समझ गए बात समझ में आई? उसके बाद देखो ये जो इंटेगुमेंट है ये जिस प्लेस से जर्मिनेट होते हैं, यानी कि जिस प्लेस से इनका निर्माण होता है उसको हम नाम देते हैं चलाजा। चलाजा। तो चलाजा वो भाग है जो वहां से इंटेगुमेंट जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, बात समझ? ये हो जाएगा आपका ये, इसको हम क्या बोलेंगे? फनिकिल। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं बीजांड व्रंत। यही बीजांड व्रंत क्या होगा? उस पासन से जुड़ा होगा और जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा। ये जो बीज का भाग है आपका ये वाला, इसमें भी आप इस तरह से सेल्स बना सकते हैं ऐसे करके। इसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्टिव स्ट्रैंड। ये आपका जो भाग है ये आपका हो जाएगा कंडक्टिव स्ट्रैंड। हिंदी में इसको बोलेंगे संवहन स्ट्रैंड। और ये दो ऊतकों को रिप्रेजेंट करेगा, एक तो जाइलम हो जाएगा और दूसरा फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल और खनिज का अवशोषण होगा और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ होगा। समझ गए? क्लियर? एक पॉइंट और समझो, यहां पर देखो फनिकिल और इंटेगुमेंट जहां पर ये अटैच हो रहे हैं वहां पर देखो एक खांच बन जाती है, एक दरार बन जाती है, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट या फिर खांच हिंदी में। तो ये जो क्लेफ्ट है एक्चुअली में इसको हम लोग नाम देते हैं हाइलम। हाइलम। ठीक है, बात सुन नहीं? तो इंटेगुमेंट और फनिकिल इनके बीच में जहां पर कनेक्शन है वहां पर एक दरार होती है, एक क्लेफ्ट होती है जो हाइलम कहलाती है। समझ गए?
बाकी जितना भी ये भाग जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या तो आप इसमें सेल्स बना दें जैसे ये बनी है, जैसे ये बनी है, और या फिर इसको हल्की पेंसिल से आप शेड कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लेवलिंग की, नामांकन की बात करेंगे तो आपके इतने पॉइंट लेवलिंग में आएंगे। ठीक है। तो ये आपका बीजांड की संरचना है, आंतरिक संरचना, जिसको आप डायग्राम के रूप में समझें। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो 10th क्लास में बोर्ड में आपको मिलता है। समझ गए? तो इसके चित्र को अच्छी तरीके से समझ लो, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू लेवलिंग, नामांकन के आधार पर जो इसका संरचना है उसको आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ठीक है, आप उसको ध्यान से समझो। कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई चीज़ हो तो कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।